छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सत्ता पक्ष कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी है। पार्टी का मकसद दोबारा सत्ता में वापसी है। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब कांग्रेस शहरी क्षेत्र के वोटरों को अपने पक्ष में करने की कवायद में लग गई है। इसके लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के सभी महापौर और सभापतियों की एक बैठक ली, जिसमें सभी को पार्षदों की टीम के साथ फील्ड में सक्रिय होने का टास्क दिया गया है। महापौर और सभापतियों को कहा गया है कि शहरी वर्ग के लिए घोषणा पत्र में वादे करने और नई योजनाएं लाएं। जरूरतमंद लोग जो शहरों में हैं, उनकी जरूरत गांव के लोगों से अलग होती हैं। तो उसके बारे में मैंने अभी विवरण आपको दिया। जो ये हमारी स्कीम चल रही है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, ये अच्छी स्कीम चल रही हैं। तो इनका बहुत से लोगों, लाखों लोगों को फ़ायदा मिल रहा। आज हमने जो हमारे माननीय महापौर हैं, सभापति हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने अपनी बातें बताई, ज़मीन पर क्या हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने भी उनकी सभी बातों को सुना। कुछ समस्याओं का हल वहीं पर हुआ, लेकिन मेन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का और उनका आपस में मिलकर आगे चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो कैसे आगे एक दूसरे के हाथ को मजबूत करें और कार्य करें, उस तरह के सुझाव आए हैं। इधर कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को 4.5 साल तक जनता की सुध नहीं आई। अब चुनावी बेला में शहरी मतदाताओं को लुभाना चाहती है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि जन घोषणा पत्र में संपत्ति कर आधा करने की बात कही थी, लेकिन संपत्ति कर को बढ़ा दिया गया। महिला स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करना तो दूर, उनके रोजगार छीन लिए गए। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, उनकी नैया पार नहीं लगेगी। कहावत है, आवन लगे बारात तो औटन लगे कपास, और कांग्रेस विशुद्ध रूप से इसी रणनीति पे चल रही है। 4.5 वर्षों तक तो इनको जनता की सुध आए नहीं। अब चुनाव की बेला में ये चाहती है कि शहरी मतदाताओं को लुभा लें। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि उन्होंने जन घोषणा पत्र में संपत्ति कर आधा करने की बात की थी, उल्टा उन्होंने संपत्ति कर बढ़ा दिया। महिला स्व सहायता समूह की बहनों से इन्होंने कर्जा माफ करने की बात की थी, बल्कि कर्जा माफ करना तो दूर, उनके रोजगार छीन लिए हैं। चुनावी साल में सूबे की सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष कांग्रेस दोबारा सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रही है, और यही वजह है कि अब पार्टी शहरी वोटर्स को साधने की कवायद में लग गई है। हालांकि कांग्रेस अपनी इस रणनीति में कितना सफल होती है, ये तो विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में जो कांग्रेस का जो फोकस है अब वो शहरी वोटर्स पर भी हो गया है। अब इसे लेकर के बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि अचानक से इनको चुनावी साल में शहरी वोटर्स की याद कैसे आ गई। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या है कांग्रेस का मिशन सिटी? कांग्रेस को क्यों सता रही शहरी वोटर्स की चिंता? क्या नगरीय निकाय होंगे विधानसभा चुनाव में मददगार? बीजेपी क्यों कस रही कांग्रेस के मिशन सिटी पर तंज? तो इन्हीं कुछ विषयों को लेकर के हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा में। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अजय गंगवानी जी, निशिकांत पांडे जी, गंगेश द्विवेदी जी। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो शहरी वोटर्स पर फोकस कर रही है। अचानक से शहरी वोटर्स की याद कांग्रेस को क्यों आई है, इसे लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि भाई 4 साल गुजर गए, 4.5 साल गुजर गए, अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। 6 महीने का वक्त बचा है, और कुमारी शैलजा जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी हैं, वो वहां पर आती हैं और एक बैठक लेती हैं, सभापतियों की और महापौर की एक बैठक लेती हैं, और उनसे कहती हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता से जुड़िए, उनको उन योजनाओं के बारे में बताइए जो शहरी वोटर्स के लिए चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा।
तो ये एक बड़ा अच्छा सा सवाल यहाँ पर ये प्रश्न भी उठना स्वाभाविक सी बात है कि भाई अचानक से शहरी वोटर्स की याद कांग्रेस को क्यों आ रही है। ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि बीजेपी इसी को लेकर के लगातार जो है कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज इसलिए भी कस रही है कि भाई इनको इसी साल शहरी वोटर्स की चिंता आखिर क्यों सता रही है। 4 साल से क्यों नहीं याद आई, अचानक से क्यों याद आई। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ चर्चा को विस्तार देने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, बीजेपी कह रही है कि भाई आपको 4 साल से याद नहीं आई और चुनावी साल है, आपको अचानक से शहरी वोटर्स की याद आ गई, क्या कारण है बताइए। देखिए देवांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है कि नगरीय क्षेत्रों के नागरिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी तरह गलत है। हमने लगातार 4.5 साल में दोनों अवस्था के लिए, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या शहरी अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए हमने लगातार काम किया। देखिए लगातार चुनाव में 7 महीने बचे हैं और ये संगठन की प्रक्रिया है। लगातार बैठकें हुई हैं। बैठकें जो पहले ब्लॉक लेवल थी, जिला लेवल पे थी, कल जो है प्रभारी की बैठक भी माननीय शैलजा जी हमारी ने ली और आज नगरीय क्षेत्र में भी महापौर और सभापति की बैठक भी थी। प्रत्येक वोटर हमारे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का दुष्प्रचार करें। देखिए आज जो आंकड़े जिससे चीजें स्पष्ट हुई, वर्तमान छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। 14 की 14 नगर निगम में हमारे महापौर है। 43 नगर पालिका है, जिसमें 41 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का कब्जा है। नगर पंचायत की बात 112 नगर पंचायतें हैं, जिसमें 105 नगर पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा है। मतलब नगरीय निकाय के पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर प्यार से और आश्वस्त है। तो ये आरोप लगाना कि नगरीय क्षेत्र में कांग्रेस सक्रिय नहीं है, उनका ध्यान नहीं देना, तो गलत है। दूसरी बात एक और आंकड़ा दे दूं आपको, 2013 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को वोट मिले थे 41.6%, बीजेपी को वोट मिले थे 42.3%। जो वोटों का अंतर था वो था 0.7%। और जो सीटों का अंतर था, भाजपा को 49 और हमको 39, सिर्फ 10 सीटों का अंतर था। जबकि 2018 की बात करूं, जो बीजेपी को वोट मिले वो थे 33.6%, कांग्रेस को वोट मिले 40.9। जो वोटों का अंतर का प्रतिशत है वो 10.3%। मतलब और जो सीटों का अंतर है, इनको हमको मिली 68 सीटें, इनको मिली मात्र 15, 53 सीटों का अंतर। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि 2013 में मात्र 0.7% था और अभी जो है 10.3। तो ये लंबा जो वोटों का प्रतिशत का अंतर है, खाई को पाटने में कांग्रेस पार्टी जो है लगातार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से सफल नहीं हो पाएगी। और देखिए 5 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुआ, नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम, सारे परिणाम बता रहे कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार शानदार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में स्थापित हो चुका है और यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का दर्जा है। आज कुमारी शैलजा जी ने बैठक ली, महापौर और सभापति को कहा, देखिए 7 महीने चुनाव में बचे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का, प्रत्येक पार्टी चाहेगी कि वो फील्ड में जाए, जनता से फीडबैक ले, जो उनकी अच्छी योजनाएं चल रही है। कहीं ना कहीं दिव्यांशु जी, हमने ग्राम स्वराज के सपनों को लेकर काम किया, ऐसी सारी योजनाएं बनाई जिससे किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी, युवा, महिला, हर वर्ग को फायदा पहुंचा। अगर हमारी प्रभारी कह रही है कि आप फील्ड में जाइए, उनसे फीडबैक लीजिए कि योजनाओं का लाभ किस प्रकार से मिल रहा है और क्या बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती है, और आने वाले चुनाव का जो पत्र बनाया जाएगा उसमें हम चाह रहे हैं कि अगर नई योजनाओं का हम उल्लेख करें तो आपत्ति क्या बात है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दिव्यांशु जी न केवल मुद्दाहीन हो चुकी है, पूरी तरह नेतृत्वहीन है। आज मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इनके पास। आज न रमन सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते, न बिजमोहन जी को, न अजय चंद्राकर, न सौमिक पांडे। ये बिना दूल्हे की बारात लगे कब तक लड़ाई लड़ेंगे। 4.5 साल में सक्रिय पक्ष की भूमिका निभाने में दिव्यांशु जी ये पूरी तरह विफल रहे। इस प्रकार के आरोप लगाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए दिव्यांशु जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन होती है, राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो पाते, इनकी ईडी का प्रवेश होता है। क्या ईडी के दम पे चुनाव लड़ेंगे? आज कहीं ना कहीं दिव्यांशु जी, ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है, इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। लगातार नेताओं पर कार्रवाई करके छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जो शानदार काम कर रही है, उसकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपत्तिजनक है जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। आप 15 साल तक लगातार कमीशन पर भ्रष्टाचार करते रहे, छत्तीसगढ़ को नान घोटाला करते हैं, इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाला करते हैं, अंतरागढ़ टेक प्लान करते हैं, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला करते हैं, पनामा पेपर कांड है, ई टेंडर घोटाला, बारदाना घोटाला, पूरी घोटालों की लिस्ट बताऊंगा तो आज की डिग्री खत्म हो जाएगी। इनको पता भी इनके 50 साल की कमीशन पूरी और भ्रष्टाचार के दाग धोले नहीं है, किस मुंह से जनता के बीच आएंगे।
कि ट्विटर और फेसबुक पे बैठ कर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक उनको है, फील्ड में जाना चाहिए, जी जी अपनी स्थिति को समझना चाहिए देवांशु जी। ठीक है गंगवानी जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हमारे साथ चर्चा में गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि भाई 4 साल से याद आई नहीं और अब अचानक से चुनावी साल में शहरी वोटर्स की याद कैसे आ गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मुझे लगता है कि कुमारी सैलजा जो है नगरीय शहर विकास मंत्री रही हैं जी और शहरी क्षेत्रों उन्हीं के समय में JNNURM योजना, मतलब अभी जो स्मार्ट सिटी है उसका एडवांस रूप है। पहली बार शहरों के बारे में, विकसित शहर के बारे में जो कल्पना उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी यूपीए सरकार में, और वो बहुत बहुत सफल योजना थी। उसमें से रायपुर भी देश के 60 बड़े शहरों में रायपुर भी शामिल था। तो वो शहरी विकास को और शहरी वोटर्स और शहरी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने, प्रदेश में जो है 76% आबादी गांव में रहती है, लेकिन 24% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। तो शहरी क्षेत्र के, हालांकि शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग परसेंटेज होता है, तो शहरी क्षेत्रों का वोटिंग परसेंट बढ़ाने और शहरी मतदाताओं को खासतौर पर वोट देने के लिए ले जाने तक के लिए आकर्षित करना भी बड़ी बात है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम, मतलब अपने पार्टी स्तर पे बड़ा काम कर रही होंगी। और यही वजह है कि पहली बार अभी तक के कार्यकाल में, अभी जब से बनी उसके बाद पहली बार सभापतियों और महापौरों की बैठक लेकर उन सबको जिम्मेदारियां दी है और शहरी क्षेत्र में मतदाताओं को अपने करीब लाने का प्रयास कर रही हैं। जी जी और जी गंगेश जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जैसे उन्होंने एक टास्क दिया है सभापतियों को और महापौर को कि भाई फील्ड पे जाएं, सक्रिय रहें और हो सके तो कुछ नई योजनाएं लेकर के आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या नई योजनाएं हैं जो लाई जा सकती हैं शहरी वोटर्स को लुभाने के लिए? छत्तीसगढ़ में फिर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अभी 2 शहर हैं शामिल, रायपुर और बिलासपुर, जबकि यहाँ पर 10 बड़े शहर माने जाते हैं। उसके अलावा 13 नगर निगम है जिनको अन्य बड़े शहरों को दर्जा दिया जाता है, और टोटल 168 नगरीय निकाय हैं। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर पालिका सब मिला के 168 शहर हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन दिक्कत वही है कि इन शहरों में अभी भी बेसिक एमिनिटीज पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है। कहना चाहिए JNNURM प्रोजेक्ट के समय ही रिफॉर्म की बात हुई थी शहर की। यहाँ पर 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे गैस, ये सब सप्लाई की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी उसी रिफॉर्म में। लेकिन वो आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आने के बावजूद वो रिफॉर्म अभी तक लागू नहीं हो पाया। पानी भी आज कम से कम 24 घंटे पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, वो भी अभी तक पूरी तरह से शहर में नहीं आ पाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक कम्युनिटीज है, उनको ही लेकर अभी बहुत संघर्ष करने की जरूरत है प्रदेश में के शहरों में। तो इसको लेकर नई नई स्कीमें लाई जा सकती हैं। नगरीय निकाय के जो कि जैसे नगर निगम या नगर पालिका जो होती है, उनका काम यही होता है कि जो बेसिक सर्विसेज हैं वो अपने जो नागरिकों को प्रोवाइड करें। तो उसको लेकर काफी मेहनत की जरूरत है। तो उस पर बहुत सारी योजनाएं लाई जा सकती है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में निशिकांत पांडे जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी एक सवाल कर लेता हूं। निशिकांत पांडे जी, जिस तरीके से अभी हमने गंगेश द्विवेदी जी को सुना और जो बात कुमारी शैलजा जी बोल करके गई हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई उन्होंने टास्क दिया है महापौर और सभापतियों को कि फील्ड पे जाएं और सक्रिय हों और नई योजनाएं लेकर के आए। तो आपका इस पर क्या टेक है? आपको लगता है कि भाई उतना अच्छा काम क्या नगरीय निकायों में नहीं हो पाया है, इसलिए इतनी ज्यादा सक्रियता चुनावी साल में? निशिकांत जी, बिल्कुल ठीक बात कही शैलजा जी ने। एक्चुअली क्या है, शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको विकास के वो अब नहीं दिखा पाए। लेकिन जो हमारे मित्र अजय गंगवानी जी बोल रहे थे, भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, शायद नेशनल हेराल्ड वो भूल गए, 2G 3G भूल गए, कोल स्कीम भूल गए, तमाम तरह के जो गोभी में गमले में गोभी उगाए जा रहे थे वो सारी चीजें भूल के ये नए सिनारियों पे आए हैं। आपके प्रदेश में आपके CM के नाक के नीचे सौम्या चौरसिया बैठ के पूरा सिंडिकेट चला रही थी, आपको हवा तक नहीं लगी। शराब में आप 2-2 हजार करोड़ रुपए घोटाला करते हैं, शराबबंदी का वादा करके आप आए थे प्रदेश में। तो जो वायदे आपने किए थे, जनता आपसे पूछती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। जो गंगा जल हाथ में लेके आपने शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन आज परिस्थिति क्या है? गंगा जल को लेके हमने कसम नहीं खाई, शराबबंदी। गंगवानी जी, छोटे भाई निशिकांत पांडे जी, मेरा निवेदन है आपसे, आप चैनल पे झूठ न बोले, बस निवेदन है मेरा। एक तो झूठ और सत्य की मतलब जो होगी ना वो कोर्ट में आप करवा लेंगे, अभी छोड़ दीजिए, अभी मुझे अपनी बात रखनी। जो बात मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण विषय, किसी प्रदेश का आकलन कैसे किया जाएगा?
उस प्रदेश का आकलन किया जाए कि उस प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, क्या वहाँ पे आए दिन रोज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या कुछ चल रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, बिलासपुर में गैंगवार हो जा रहा है, जो कभी कल्पना से बाहर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। बिरनपुर की इतनी बड़ी मार्मिक घटना हो जाती है कि एक हिंदू युवक को यादव द्वारा पकड़ के पीट के मार दिया जाता है, उसके बाद इस प्रशासन मुख दर्शक बना होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, उसके बाद भी धर्मांतरण पे जब सुषमा का एसपी बोलता है, इनके कान में जू तक नहीं रहती, लेकिन नारायणपुर को जलाने में इनका पूरा हाथ रहता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब संजय जी बोलती हैं कि शहरी क्षेत्रों को फोकस करो, क्योंकि उनके पास डाटा आ चुका है। भूपेश बघेल जी के चेहरे को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको यकीन लगेगा कि उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में वो चुनाव में जा रहे हैं, जाइए ना। मैं तो चाहता हूँ कि आप 36 वायदे लेके जाइए। आप नहीं जाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी ढोल नगाड़े के साथ आपके ही जो वायदे की पोल है ना, जनता के समझ खोल रहे हैं, आगे भी खोलेंगे। ये झूठ लबारी से नहीं चलेगा काम। आपने क्या वादा किया था, आप बताइए। शराबबंदी की बात की थी, बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तमाम बातों का वादा करके आप आए थे सत्ता में। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आपको वोट की थी, किस लिए की थी? शराबबंदी के नाम पे की थी। 71 सीट आपका दोबारा कभी चढ़ेगा क्या? शर्म नहीं आती, नैतिकता नहीं है माननीय भूपेश बघेल जी को? उनके नाक के नीचे पूरी इतनी बड़ा सिंडिकेट चला, वो रोक भी नहीं पाए और बैठ के कमीशन खार पे आज हमारे मित्र अजय गंगवानी जी दिल्ली की बात कर रहे हैं। अरे दिल्ली की बात छोड़ो, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, आगे आए देख लीजिए होना क्या है। जनता मूड बना चुकी है आपको सत्ता से उठा के फेंकने का। जी चलिए ठीक, गंगवानी जी अब बोलिए। दिव्यांशु जी, आज मेरे छोटे भाई की बातें सुन के मुझे हंसी आ रही है। आज ये 5 विधानसभा के उपचुनाव हारते हैं, 83 पंचायत चुनाव हारते हैं, नगरीय चुनाव में मुंह की खाते हैं, उसके बाद आके चैनल पे बड़े बड़े दावे करते हैं। दूसरी बात, 2000 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दूं, आज ईडी ने क्या कोई तथ्य आंकड़े दिए? मेरे 3 छोटे से प्रश्न का जवाब निशिकांत पांडे जी देते। ईडी ने किस किस जगह छापे मारे जहां शराब की अवैध बोतलें दर्ज की गई? पहली बात, ये नकली होलोग्राम की बात करते रहे, ईडी क्या जानकारी दे रही कि कहां नकली होलोग्राम दर्ज की गए, कितनी दुकानों में कितने छापे मारे गए, कितनी बोतलें जब्त की गई, कोई जानकारी नहीं। ये बिना आंकड़ों के, बिना उसके जो आरोप लगाने का दुष्प्रयास कर रहा है, ये आपत्तिजनक है। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांशु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं कि शराब के रेवेन्यू में कमी आई है। आपके लोकचीय रेवेन्यू में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2017 में शराब से मिलने वाला रेवेन्यू था 3900 करोड़ रुपए, वर्तमान में रेवेन्यू है 6000 करोड़ रुपए। मतलब रेवेन्यू बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके प्रवक्ता बैठ के चैनल पे झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, सीएजी जो केंद्रीय संस्था है जो ऑडिट करती है, उन्होंने यहाँ के पूरे शराब की प्रणाली का पूरा आकलन किया, उन्होंने पूरी तरह से क्लीन चिट दी। उसके बाद ईडी जो है जिस प्रकार से राजनीतिक मुकाबला करने में विफल होने के बाद आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रहा है। दूसरी बात देखिए, जो एक व्यवसायी अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी के अधिकारी लगातार उन पर दबाव डालते रहे कि भूपेश बघेल उनके परिजन का नाम लिया जाए, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि ईडी किसके दबाव में कार्रवाई कर रहा है, किसके राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। और पहले भी देखिए, क्या ईडी जो है देखिए बहुत अच्छा आंकड़ा दे दूं आपको, जो 2004 से 2014 हमारी सरकार थी, कुल ईडी के द्वारा छापे थे 112, इन्होंने मारे 8 साल में 3010, मतलब छापों की संख्या में 30 गुना वृद्धि। 95% सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा 95% मामले आप सिर्फ विपक्ष और कांग्रेस पे दर्ज करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पाक साफ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ईडी की कार्रवाई होती है, जैसे बीजेपी में शामिल, पूरे मामले साफ। एकनाथ शिंदे जैसे बीजेपी में शामिल, पूरी साफ। लगातार जिस प्रकार से मुकुल राय, ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज के चुनाव के जीतने के लिए कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय हत्या करने से बाहर नहीं आते। ये लोकतंत्र का गला घोटने की पराकाष्ठा है। ये चुनाव जीतने लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ये इनका चरित्र है। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड और ले रहा हूँ। आज ये 4 सालों में 4 प्रदेश सदस्य बदलते हैं, 4 प्रदेश प्रभारी बदल लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष को, आदिवासी नेता को उनके कार्यकाल के दिन आदिवासी दिवस के हटा देते हैं। यही नतीजा है कि नंद कुमार साय, वरिष्ठ आदिवासी नेता, आज प्रताड़ित होकर पार्टी छोड़ देते हैं। ये 6 जो इनके 14 विधायक है, वो 6 गुटों बटे हैं। आने वाले चुनाव में 14 सीटें बचा सके, ये भी इनकी स्थिति नहीं है। ये बड़े बड़े दावे करते हैं देवेंद्र चैनल में बैठ के। आज गंगवानी जी वो ये कह रहे हैं कि जब आपने संपत्ति कर को आधा करने की बात कही थी, उस वादे का क्या हुआ? और जो महिला स्व सहायता समूह के कर्जा माफ करने की बात थी, ये भी एक पॉइंट उन्होंने उठाया है, इस पर कुछ कहेंगे? देवांशु जी देखिए, महिला स्व सहायता समूह आज गोधन न्याय योजना
जिसकी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करने का प्रयास करते हैं, उसी योजना को ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में लागू करते हैं। 80,000 महिला स्व सहायता समूह को गोधन न्याय के सीधा फायदा मिल रहा है और लगातार महिलाएं मजबूत हो रही है। आज मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमने जो वेतन था वो बढ़ाया, आज उनको मिलता था वो बढ़ाया। हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। ये राजनीति करने का प्रयास करते हैं। आज देखिए वादे की बात कर रहे हैं तो बता दूं, 10 सेकंड के अंदर वादे गिना देता हूँ। आप देखिए बार बार झूठ बोलने का प्रयास करते हैं कि गंगा जल की हमने कसम खा के शराबबंदी के वादे किया था। मैं आपके लोकप्रिय जल में संन्यास ले लूंगा अगर ये साबित कर दे कि हमने गंगा जल लेके शराबबंदी की बात की थी। तो आज के बाद या तो ये डिबेट में नहीं बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगा। अगर चैलेंज स्वीकार करने का आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा निवेदन वही दिव्यांशु जी, आज ये चाहे तो आपको इनको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। हमने गंगा जल का वादा 2 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी का किया था। 2 दिन के अंदर हमने 2 घंटे के अंदर माफ किया। आज 2640 2660 समर्थन मूल्य पूरे देश में सबसे अधिक। तेंदुपत्ता का समर्थन 2500 से 4000, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे दिन सर्वाधिक। मैं पूरे वादों की लिस्ट गिना सकता हूँ। 36 में से 90% वादे हमने पूरे कर दिए। कौन वादा निभाने वाली सरकार है, कौन वादा खिलाफी? ठीक है चलिए मैं आपकी बात पर मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। निशिकांत जी क्या कहेंगे गंगवानी जी की बात पर? अजय गंगवानी की तिलमिलाहट आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये बात बोल रहे कि हमने सारे वादे पूरे किए हैं। तो ये बताइए कि जो 72 सीट आई थी उतनी ही बार 72 बार सर करके CS सिंह ने 3,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च आएगा सर। हम 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे सर, 2500 रुपया क्या हुआ सर? अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं कांग्रेस कार्यालय तो है नहीं, राजीव भवन है नहीं, क्या डायरेक्ट बोलो? ये राजीव भवन नहीं है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। 2003 में आपने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, ये राजीव भवन नहीं है। मेरी बात, आप यहाँ भाषण देने नहीं आए हो, आप हमारी बात सुनना पड़ेगा आपको। चलिए ये राजीव भवन मेरा निशिकांत जी झूठ बोले कम से कम छत्तीसगढ़ के दर्शकों के सामने। मेरा गंगवानी जी सुन लीजिए उनकी बात सुन लीजिए। जी बोले पांडे जी। आपको जब किसी पे भरोसा नहीं है, न्यायालय भरोसा नहीं, ED पे भरोसा नहीं, CBI पे भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, भरोसा किस पे आपको? हिंडनबर्ग पे, जिसको अमेरिका ने बंद कर रखा। आप बात मुद्दे की कीजिए ना। बेरोजगारी भत्ता की बात जब हम कर रहे हैं यार, ये तरीका है क्या? गंगवानी जी आप बड़े भाई हो, ऐसे कर रहे हो क्यों? गंगवानी जी उनकी बात धैर्यपूर्वक सुन लीजिए उनकी बात सुन लीजिए। जी निशिकांत जी बोलिए। बात हम कर रहे हैं ED CBI की बात करते हो आप। ED ने अगर मान लो कि इन सभी को अगर गलत तरीके से अरेस्ट किया है तो क्या न्यायालय में आप जाके इसको छुड़वा नहीं पा रहे थे? आपके पास तो माशाअल्लाह बड़े बड़े वकील हैं, क्यों वकील मतलब कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है? कैसे इतना बेनामी संपत्ति मिला? कहाँ से गोल्ड आया? कहाँ से मतलब लाखों करोड़ों में पैसे मिले? ये बात को तो आप बताओ। ये तो किसी ने प्लान नहीं किया ना। गलती से आप लोग बोल भी मत देना कि भाजपा प्लान कर दिया ये पैसा, ये तो बोल नहीं सकते ना। आखिर पैसे मिले ना, बेनामी संपत्ति मिली, ये किसके यहाँ से मिली और कहाँ से ये आए, उनके पास आए? इसी बात को कह रहा हूँ गंगवानी जी, जो संवैधानिक संस्थान है उसको भरोसा करना सीखिए। भूपेश से तो भरोसा है, ये दिख गया। 2-2 हजार करोड़ का फिर शराब घोटाला आप लोग कर रहे हो। आप बता, शराबबंदी की बात करके इतना बड़ा पैमाने पे आप घोटाला कर रहे हो शराब का, जनता को नकली शराब पिला रहे हो। कोरोना काल में घर घर शराब पहुंचा रहे थे यार, ये आपकी थी नीति और नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सरकार चला रहे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण करना चाहता हूँ मैं जी। जब मैं छोटा था तो मैं जब राजनीति को समझने की कोशिश करता था, मैं समझता था क्यों कांग्रेस किसी स्टेट से जाती तो कभी नहीं आती। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल क्यों नहीं आती? इसी चाल चली तो तेरे कर जनता के संसाधनों को लूटने वाली कांग्रेस नेशनल हेराल्ड पे बात नहीं करती। दोनों माँ बेटे बेलते हैं। कैसे बेलते हैं? उसी न्यायालय ने बेल दिया है ना। वो न्यायालय अच्छा है, यहाँ का न्यायालय खराब है। आखिर क्यों बेल देना पड़ा? आखिर वहां पे कुछ ना कुछ तो घपला किया आपने। ऐसी स्थिति में ही कांग्रेस पार्टी का चाल चलता आपको देखने को मिलता है कि क्या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ऐसे प्रदेश चलाया जाता है क्या? कोयला लूटा, शराब लूटा। चलिए ठीक है पांडे जी, शराब पिया। ठीक है, चलिए आपकी बात पर मैं जल्दी से एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन ले लेता हूं। गंगवानी जी क्या कहेंगे पांडे जी की बात पर? देवांशु जी नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, मुझे लोकप्रिय चैनल पे ये छोटे भाई बता दें 55 घंटे की पूछताछ की राहुल गांधी से, आपको क्या मिला? एक तथ्य भी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ED का सार्वजनिक हुआ? पहली बात। आप 2 दिन तक सोनिया गांधी से पूछताछ करते हुए क्या मिला मुझे बता दीजिए। सबसे पहले चीजों को समझ लीजिए कि सेक्शन 25 के अंदर अगर कोई कंपनी दर्ज की जाती है, वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, किसी भी व्यक्ति को उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन आपको राजनीति करनी है,
दूसरी बात देखिए, ईडी की बात कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पाक साफ है? देखिए पिछले बार की कार्रवाई बताओ दिव्यांशु जी, मेरे 4 छोटे से प्रश्न है। रमन सिंह की संपत्ति 2008 से 2018 10 गुना बढ़ जाती है। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता कंप्लेन करते हैं, रमन सिंह से कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्रवाई करनी, लेकिन जो कार्यकर्ता कंप्लेन करता है उस पर ईडी कार्रवाई करती है। पहली बात, इनके मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह जी और इनके महापौर नांदगांव के ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते, 6,500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में शेल कंपनी के माध्यम से आता है, उस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। बिल्कुल, तो मतलब 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, उस पर जी गंगवानी जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी ईडी की जो भूमिका है वो संदेहास्पद है। आपके हिसाब से ईडी की जो भूमिका है वो काफी संदेहास्पद है। 100% एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। गंगेश जी से मैं एक छोटा सा प्रश्न लेना चाहूंगा। गंगेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या नगरीय निकाय इस साल विधानसभा चुनाव 2023 में फायदेमंद साबित होंगे भूपेश सरकार के लिए? बताइए। देखिए, जिस तरह से अभी रणनीति तैयार की है कुमारी शैलजा ने, उनकी प्रभारी हैं, वो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा भी काफी तगड़ी तैयारी में है, तो वो भी कोई ऐसा अवसर नहीं चूकना चाहती है कि कहीं से कोई कसर रह जाए। और चूंकि शहरी मामलों की बहुत जानकार है, वो उन्होंने सरकार चलाई है, 10 साल तक सत्ता में रही है, वो शहरी विकास मंत्री रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे समझती है कि शहरी वोटर्स को कैसे अधिक से अधिक वोटिंग डालने के लिए रिझाया जाए। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, खाली छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश देश की विडंबना है कि शहरी वोटर, शहरी मतदाता जो है सारी चीजों पे नजर रखता है, लेकिन वोट डालने बहुत जल्दी नहीं निकलता घर से। तो ये सारे जागरूक लोग हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। जो मुझे लगता है जो उन्होंने टास्क दिया होगा यही दिया होगा कि अधिक से अधिक मतदाताओं को घर से निकाल के बूथ तक ले जाया जाए। ये बहुत बड़ा टास्क है, दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा वो, और कांग्रेस के लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि वो ज्यादा पहल कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में। चलिए, तो मुझे लगता है कि शहरी मतदाताओं को यहाँ तक बूथ तक लाने में कामयाब होंगे। चलिए, समय की बाध्यता के चलते लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। जी, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल सही कहा गंगेश जी ने कि शहरी मतदाता जो है वो जानता सब कुछ है, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और यही टास्क कुमारी शैलजा ने दिया है, जितने भी वहां पर जो सभापति हैं या जो महापौर हैं, कि भाई वो जनता के बीच में जाएं, पार्षदों को लेकर निकलें और एक कनेक्शन स्थापित करें जनता के बीच में, ताकि जो जनता है वो घर से बाहर निकले और वोट देने के लिए पहुंचे। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।